नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। उत्तर प्रदेश में एक बात अब साफ हो चुकी है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जहां जहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, योगी सरकार ने एक एक कर उन मामलों को पूरी तरह से निपटा दिया। और अब जब विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, 2 दिन से सोशल मीडिया पर वाराणसी की एक सड़क का वीडियो वायरल हुआ, जो कि अभी 1 हफ्ते पहले ही इनॉग्रेट किया गया था जिसे, और जैसे ही बारिश आई उस सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया। तो योगी आदित्यनाथ ने गाज गिरा दी अफसरों पर भी और उस पर भी जिसने उस सड़क को बनाया था, यानी कि ठेके जिसको दिए गए थे उसके ऊपर भी गाज गिर गई। लेकिन ये तो एक मामला है। दूसरा मामला, विरोधी जिस जिस चीज को उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना रहे हैं उसका खात्मा पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ करने में लगे हुए हैं। पंतनगर से लेकर तमाम उन कॉलोनियों की बात की गई जहां पर की बुलडोजर चलना था। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बयानबाजी की कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसा शासन चल रहा है, गरीब जनता के ऊपर मार पड़ रही है। लेकिन चुटकियों में ही मामला पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुलझा लिया और आज उन सभी लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो एक एक करके विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं वो धराशाही हो गए हैं। 2027 की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी की सरकार लग गई है और अब जब उपचुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले जिस तरह से एक्शन में है योगी आदित्यनाथ, कुछ संकेत मिल रहे हैं। एक कि विरोधियों के आगे जिसकी चल रही है वो है योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग हार के लिए बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बीजेपी इससे उबर पाएगी या नहीं, उन सबको भी एक एक करके योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब मिल रहा है। तो जरा आज इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विपक्ष अपने आरोपों में ही फेल होता जा रहा है, अपनी रणनीति में ही फेल होता जा रहा है, और अब जब 10 उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले बीजेपी एक बार फिर से टेम्पो हाई कर चुकी है, कार्यकर्ताओं का भी और पार्टी का भी। इसी पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। विश्वास दिलाना चाहता हूं खुर्रम नगर के लोगों को, अबरार नगर के लोगों को, पंतनगर की कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपका बाल मका नहीं होने देंगे। आप सत्ता में हैं तो सत्ता से जुड़े मुद्दों पर, जनता की कैसे सेवा की जाए इससे जुड़े मुद्दों पर आप चिंतन करें तो सार्थक होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके आगे, तो उनका साफ कहना है कि जिन भी अधिकारियों ने वहाँ पे निशान लगाए हैं और ये जो भ्रम का माहौल फैलाया है कि मकान टूटेंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना जमीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। तो चेहरे पर खुशी भी है और वो झलक भी है जिसका इंतजार शायद योगी आदित्यनाथ को भी था और उन लोगों को भी था, और शायद
उनको निराशा हाथ लगी जिन्होंने इसे मुद्दा बनाया। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम परिचय अपने खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की मौजूद है। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। कुछ ही समय में हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और बेहद ही खास मेहमान समीर चौगावकर जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं धर्मेंद्र यादव जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये जो खुशी चेहरे पर दिखाई दे रही है जनता के, जिसको इतना मुद्दा बनाया गया, तो निराशा हाथ लगी है, मुद्दा हाथ से चला गया। रीमा जी, आपके कैमरे में हमने आंसू भी देखे उन लोगों के, और उनकी आंसू और संवेदनाओं के साथ हम हमेशा खड़े थे। और अगर उनके चेहरे पे आज खुशी है तो इस बात की खुशी हमें भी है कि कम से कम प्रशासन जो गहरी नींद में सो रहा था, जिसको आप बता रही हैं कि ये मुद्दा, अरे किसी की भावनाओं के लूट कर मुद्दा नहीं बनाया जाता है। लोगों ने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा करके एक घर बनाया, जमीन खरीदा, सरकार को बिजली का बिल दिया, सीवर का बिल दिया, और उसके बाद भी सरकार के ही अधिकारी, वो विपक्ष के अधिकारी नहीं थे, सरकार के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी आए और उस पर लाल निशान लगा के चले गए और बोले कि हम घर गिरा देंगे। अब ये बता दीजिए कि अगर योगी सरकार के और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य इतना भी नहीं है कि कौन से घर को गिराना है, कौन से घर को बचाना है, तो ये बात आप जान सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये भारतीय जनता पार्टी आपने का जो बात प्रशासनिक, कही वो बिल्कुल सही बात कही, लेकिन वो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में नहीं चलेंगे ना, हम तो प्रेजेंट टेंस में चलेंगे और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में तो अब चेहरे पर खुशियां भी हैं, सब धन्यवाद भी दे रहे हैं, और जिन अफसरों की आप बात कर रहे हैं उनकी क्लास भी लग चुकी है। तो आज की डेट में तो मुद्दा खत्म हो गया आपका, मैं ये जानना चाह रही थी। जिस कौम ने अपने इतिहास से अपने को सीख नहीं लिया, उसने जीवन में कभी तरक्की नहीं की। जिस देश ने अपने इतिहास को भुला दिया, जो आप कह रहे हैं ना, तो पास्ट हो गया। पास्ट से हमें फ्यूचर में ये सीख लेना चाहिए कि आने वाले समय में योगी सरकार ये निश्चित करें कि इस प्रदेश में किसी भी निर्दोष व्यक्ति का ना घर गिराया जाएगा, ना किसी को थाने में पीट पीट कर मारा जाएगा। इसको प्रशासनिक विफलता कहते हैं। और इनके पास ना कोई, मेरे ख्याल से, इनपुट है, ना इनके पास आपसी सामंजस्य है कि नेताओं के बीच में क्या सामंजस्य। अभी कल आपने मेरठ में देखा, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने सीईओ का पैर छू करके माफी मांगा और वो किसी की मदद करने गए थे, तो वो भी पास हो गया। इसका मतलब अब उसमें कोई बात नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षकों के लिए, आप मुझे बता दीजिए, शिक्षक आंदोलनरत है, अब शिक्षकों का तो प्रेजेंट चल रहा है, आप उसमें भी बात कर लीजिए। अगर ये मुद्दा खत्म हो गया था, आज पास हो गया था, तो आप छोड़ देती उस मुद्दे को, आज शिक्षकों का मुद्दा लेके आप आ जाती। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में भ्रष्टाचार को पनपाया और हर एक विभाग में पनपाया। आप मुझे बता दीजिए कि अगर सिंचाई विभाग को ये नहीं पता है कौन सा घर वैलिड है, कौन सा नहीं है, फिर एलडीओ को भी नहीं पता कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं है, उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की संस्तुति दे दी। क्या मुख्यमंत्री को 4 दिन बाद ही पता चला कि घर अवैध नहीं है, ये घर वैध है? तो बेसिकली आपका कहना है कि आप लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी और आपने, और बयान दिए, उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार चेती है और इसलिए ये एक्शन हुआ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर विपक्ष इनके साथ नहीं खड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब ही नहीं आम जनता से। उनको मतलब इस बात से है कि किसको ठेका देना है, किससे पैसा लेना है, किस भ्रष्टाचारी को बचाना है, किस अधिकारी को पोस्टिंग देना है, किसको पोस्टिंग दे करके चुनाव जितवाना है। योगी जी तो इसमें लगे हुए हैं ना, उपचुनाव में किस अधिकारी को कहां भेजा जाए, इनका दिमाग तो सारा वहां लगा हुआ है। तो आम जनता तो उसका खामियाजा भुगती रही है। आपने देखा पोखरण में भुगत रही है, शिक्षक अलग भुगत रहे हैं, टीचर अलग भुगत रहे हैं, किसान अलग भुगत रहे हैं, व्यापारी अलग भुगत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद भी भुगत रहे हैं। मतलब यूपी में सब भुगत रहे हैं और सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार नहीं चल पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, और आपको सब ठप है। आप मुझे बताइए। बिल्कुल ठप है, बिल्कुल। मैं कैसे बताऊं? एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, उनको बताना चाहिए ना, वो बताएंगे। एसएन सिंह जी, क्या मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार किस काम में लगी है फिर? ओके रीमा जी, हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे होंगे ये बात। कौन कह रहा है इस तरह की बात? वही कह रहे हैं, अपराधियों का साथ देकर गरीबों की जमीन को कब्जा करा। ये कह रहे हैं कि जब हम साथ खड़े हो जाते हैं तब सरकार चेतती है। भैया, आप तो अतीक के भी साथ खड़े थे, सरकार चेत गई क्या? नहीं, वो अपराधी था, बुलडोजर चला। आप तो मुख्तार अंसारी के जमीन के साथ भी खड़े थे, सरकार चेत गई क्या? नहीं, उस पर बुलडोजर चला। यही पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार होती है, जहां जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगी। हम तुष्टीकरण का कार्य नहीं करते, हम किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं कि एक धर्म के लिए खड़े हो जाओ और दूसरे धर्म के लिए छूट दे दें। रीमा जी, आज की सरकार जो भी कार्य की, यही तो दिख रहा है। जहां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अवैध है, इसको खाली कराइए, सरकार पूरी शिद्दत से उसको खाली कराती है। और जहां लगता है कि नहीं ये गलत नहीं है, बिल्कुल सरकार सुनेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अगर ऐसी बातें कहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग, बीमा जी आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, गाजियाबाद से दिल्ली चलेंगी, एक नहर है, पूरा नहर चाचा जी के नाम से काट दिया गया था कि चाचा जी के भाई हैं, चाचा जी के चाचा हैं, चाचा जी के ताऊ हैं, चाचा जी के मामा हैं, चाचा जी के फूफा हैं, और पूरी नहर पे कब्जा कर लिया गया था, जिसपे एलिवेटेड रोड बनाया गया। और तीसरी बात मैं कहूंगा, आदरणीय मित्र हमारे जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, आपके यहाँ नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आपका अधिकार था, हमारा तो अधिकार है सबको साथ लेकर चलने के लिए, और जो गलत है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना, और जो नहीं गलत है उसको पूज्य योगी आदित्यनाथ जी देखते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जिसका जिक्र यहाँ पर एसएन सिंह जी कर रहे हैं, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यही बात योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कही थी जब अखिलेश यादव को बहुत बुरा लग गया था। उन्होंने कहा था कि पहले की सरकार में भाई भतीजावाद, चाचा भतीजा किस तरह से टेंडर पास करवाते थे, किस तरह से काम करवाते थे, हर कोई जानता था अगर सरकार में काम करवाना है तो किसके पास जाना चाहिए। तो वही तो सवाल है ना, आज कहाँ है ये चाचा भतीजा, कहाँ है भाई भतीजे, कहाँ है सब कुछ? रीमा जी, आज अयोध्या में है वो जो 11 किलोमीटर की सड़क 850 करोड़ रुपए से बनाए और 20 जगह गड्ढे में घुस गए, उसमें एसएन सिंह साहब जाएंगे तो पूरा डूब जाएंगे, बच के निकल के नहीं आ पाएंगे। वो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफाइड भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ धोखा किया, एक किसान का बिल लेके आई, किसान की जमीन छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किस कौम को नहीं ठगा, मुझे बता दीजिए। आपने किसानों को नहीं ठगा, आपने विद्यार्थियों को नहीं ठगा, आपने नौजवानों को नहीं ठगा, अग्निवीर भर्ती लाके शुरू कर दिया आपने। तो ये तो बड़े बड़े मतलब मास्टरमाइंड तरीके से लोगों का एक तरह से लूट मचाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अगर आप शुरू करोगी, अच्छा जो गाजियाबाद की बात कर रहे हैं ना, एसएन सिंह जी एक मिनट एसएन सिंह जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर अरे सुनिए, आपने क्योंकि आपने ठगने और धोखे इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, तो मैं प्रियंका जी के पास आना चाहूंगी। वो ठगना और धोखा, अरे रुकिए तो सही एक मिनट, 2-3 शब्द रह गए हैं, उसको 2-3 शब्द रह गए। अच्छा कंटिन्यू करिए। धोखा, विश्वासघात, अच्छा हाँ एक मिनट, धोखा, विश्वासघात और भ्रष्टाचार, धोखा विश्वासघात और ठगना। प्रियंका जी धोखा विश्वासघात, अच्छा बोलिए जल्दी से एसएन सिंह जी, जल्दी 10 सेकंड। देखिए हम अपने मित्र को कहना चाहेंगे, धोखा तो इस पार्टी की शुरुआत से ही है। मुलायम सिंह जी ने किसको किसको नहीं धोखा दिया, मुख्यमंत्री कौन बना था और मुख्यमंत्री कौन बन गया, सब लोग जानते हैं। और धोखा तो सोनिया गांधी को दिए, धोखा तो ममता बनर्जी को दिए, धोखा तो मायावती जी को दिए। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे, आप सुन लीजिए, मैं तो आपकी भ्रष्टाचार को बता रहा हूँ। आप बहुत पीछे चले गए एसएन सिंह जी, आप बहुत पीछे। एक मिनट एसएन सिंह जी, आप बहुत पीछे चले गए। मैं तो आज की डेट की बात कर रही थी प्रियंका जी। ये जो धोखा, सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुकिए, अरे सर सवाल तो सुनिए। ये जो धोखा, विश्वासघात और ठगना, ये 3 शब्द थे ना धर्मेंद्र जी। तो प्रियंका जी, ये जो महिलाएं अपने हाथ में गारंटी कार्ड लेकर 8500 रुपए पाने के लिए निकल रही हैं, लाइन लगा लगा के धूप में, अभी उनकी इतनी बेबस तस्वीरें सामने आई, उसको ठगना, धोखा और विश्वासघात की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? रीमा जी, आप इतनी बड़ी जो है एंकर हैं, आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि ये सवाल आप पूछेंगी, जो अभी जो है पहले ही सवाल के जवाब में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हमलावर होकर। देखिए, हम जो है ना विपक्ष में हैं, अगर हम सत्ता में होते तो उनकी सारी जो मांगे हैं वो भी पूरी करते, क्योंकि हमने तो मांगे पूरी करने का वादा किया था। बट ये शर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो इतनी बेबस महिलाएं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं पसीजता, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी को विश्वास भी नहीं है। ना 2 करोड़ रोजगार मांगने इनके वहां कोई जाता है, ना किसान जो वो जिनकी आय दुगनी करने का वादा किया था वो भी इनके दरवाजे नहीं जाते, क्योंकि इनके दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद है। खुले हैं तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए खुले हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं रीमा जी। मुझे लग रहा है कि जैसे आपने 3 शब्द, कौन से 3 शब्दों का बात करी?
मैंने धोखा नहीं, हुआ। धर्मेंद्र यादव जी ने कहा धोखा, ठगना और विश्वासघात। और हाँ, मैं ये ये जानना धोखा, चाहती हूँ जो ठगना- आपने क्लॉज लगाया है, अगर हम सत्ता में आते तो उन बेबस महिलाओं के लिए कुछ करते, लेकिन मुझे रीमा जी, जहां मैं तक धोखा पता के है बारे में बताऊंगा। उस आप गारंटी 10 सेकंड कार्ड दीजिए। में कहीं पर भी आपने क्लॉज नहीं लिखा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा अरे करेंगे। उनको तो रीमा आपने जी- बाकायदा डेट दी थी, इस डेट को आप पहुंच जाइएगा, आपके खाते में 8500 रुपए रीमा खटाखट जी, खटाखट वो- खटाखट आएंगे। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? अब आपको समझाना पड़े तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटी बात हो जाएगी। हाँ। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं रीमा जी। एसएन सिंह जी जो है ना, धोखा विश्वासघात तो इनके साथ हो गया। अभी तक ये उन टीचरों को जो अटेंडेंस लगाने के लिए मना कर रहे थे, ये उनको क्या कह रहे थे? कामचोर। धोखा तो इनके साथ हो गया। ये अभी तक उनको कामचोर कह रहे थे। उन एंकरों के साथ धोखा हो गया जो उन टीचरों को कह रहे थे अरे ये तो कामचोर हैं, ये तो टाइम से आना ही नहीं चाहते। आज सत्ता को उनको वापस भी लेना पड़ गया। 2 महीने के लिए हाल ही लिया है, उससे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और तो दूसरी बात और कहूंगी, जिन घरों को आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि वो लोग खुशी मना रहे हैं। अरे भाई, इनके ऊपर थोड़ा तरस खाइए, एसएन सिंह जी के ऊपर, उन एंकरों के ऊपर तरस खाइए जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हटना चाहिए। पर अब ठीक है, समझ में आ गई। समझ में कैसे आई वो भी मैं आपको रीमा जी, बता 10 देती सेकंड। नहीं, आपका समय आएगा तब बोलिएगा ना, अभी हमें बोल लेने दीजिए। देखिए, नहीं, दिल्ली हमने का जो आपसे कहा बुलडोजर नहीं। है, आपका नाम पूरी रीमा जी तरह है से नहीं। उत्तर आपका नाम प्रदेश- प्रियंका जी के नहीं। बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वो मुझे भी उसी एंकर की श्रेणी में रखेंगी जो चीख चीख कर, हाँ, मैं तो रखें, इतना वो रख पोलाइटली सकती हैं। हंसकर बात कर रही हूँ, लेकिन उनको लगता है एंकर्स चीख चीख कर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं, बोलिए, आप नहीं कर बोलिए। रही हूँ रीमा जी, मैं तो उनकी बात कर रही अच्छा, हूँ जो ये बोलिए कह बोलिए रहे हैं। बोलिए। भाई, शिक्षक तो देखिए, आप यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, सब शिक्षा लेकर ही आज इस काबिल हैं कि आप एंकर बन पा रही हैं, मैं प्रवक्ता बन पा रही हूँ, या एसएन सिंह जी जो भी अपना प्रोफेशन है वो देख पा रहे हैं। तो सभी यहाँ शिक्षक के द्वारा पढ़ाए हुए हैं। अगर हम एक शिक्षक पर डाउट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी नस्लों पर डाउट कर रहे हैं। हम उन पर डाउट कर रहे हैं जो हमारे पूरी तरीके से एक जड़ों में बसा हुआ है। एक शिक्षक पर डाउट करना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो बदले पर आ जाएगा ना, तो वो डाक की जगह डुक पढ़ा देगा और कैट की जगह कट पढ़ा देगा। तो उस पर रीमा डाउट जी। करने की और जगह बच्चे पढ़ उसको लेंगे, कोई पाले तो सवाल उस नहीं पर- खड़ा करेंगे। रीमा जी, शिक्षक कुछ रीमा भी जी, गलत 10 पढ़ाएगा, सेकंड। बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा हो गया है क्या? रीमा जी, अरे रीमा तो जी, 10 आप ही सेकंड। बताइए ना, वो पढ़ा के चले जाएंगे, क्या कर लीजिएगा? अरे वाह, आप तो एक अलग ही तरीके का ट्रेंड बता रही है। मतलब शिक्षक रीमा जी, कुछ भी 10 गलत सेकंड। पढ़ाएगा और बच्चे पढ़ के अरे चले तो- जाएंगे और पास भी हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो आप जाएगा? बताइए, कोई व्यवस्था है कि चेक करा जाता है? ये तो उस पर विश्वास किया जाता एसएन है। सिंह जी, शिक्षक का प्रोफेशन है। आप बहुत देर से अरे, हाथ रीमा खड़ा कर रहे जी। हैं, मुझे समीर जी को डाउट फ्रेम में करना। लेकर आना है, लेकिन 10 सेकंड में रिप्लाई 10 कीजिए सेकंड। फिर समीर जी। 10 सेकंड। देखिए, हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, नस्लों की बात कही कि जो नस्लें जैसी होती हैं वैसे करती हैं। कुछ नस्लें ऐसी हैं, बेशक वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उन नस्लों की अगर बात करेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। वो नस्लें हिंदू धर्म को गाली देती हैं, वो नस्लें कहती हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां अरे छेड़ने भैया, जाती अयोध्या में हैं। हार वही गए, नस्लें जो है बद्रीधाम में सिखों की हार गए, हत्याएं और करा क्या देती हैं। आपने लिए वही वाव नस्लें जो है सर्टिफिकेट चाहिए विधवा आपको? कॉलोनी बना एसएन देती सिंह हैं, जी। और वही नस्लें भारत विरोधी कार्यों को करती हैं। वही नस्लें कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। वही नस्लें जीत भी जाती हैं लेकिन कहती हैं तो संविधान है ही नहीं, मर्यादा ही नहीं। अरे, आपसे पूछा गया, ये धोखा नहीं तो क्या है जो आपने देश के साथ किया? जो देश में इमरजेंसी लगाया है, धोखा नहीं तो क्या है? ये धोखा नहीं तो क्या है कि जब आपकी सरकार रहती है राजस्थान में, वहां के बेरोजगार, मुझे लगता है कि हमारी बहन उस समय 10 सेकंड हो गया चली रीमा गई जी होंगी का। लखनऊ छोड़कर, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी आती है और कांग्रेस के दफ्तर में आके खड़ी हो जाती है। 10 सेकंड हो गया रीमा जी का। 8500 जो मांग रही हो, महिलाएं मांग रही ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो नस्लों की बात समीर है। जी, वो नस्लें ओके। कौन है? समीर जी, वो तो सब एक लोग साथ जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है ओके। कि नस्लें किसकी अच्छी है किसकी खराब है। है। भारत के लोगों ठीक को है, ठीक है, कृपया ठीक है, होगा। गाली देना बंद करें। ऐसी ओके। नस्लें जो विदेशी नस्लों से बनी, मैं तो ओके यही कर ओके, सकता हूँ। आते हैं। ये एकदम से डाइवर्ट हो गया मुद्दा, लेकिन मैं समीर जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बात मैंने भ्रष्टाचार से शुरू की थी कि किस तरीके से जैसे ही पता लगता है तुरंत एक्शन लिया जाता है, फिर चाहे वो अफसर हो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है, चाहे जो कोई भी हो, माफिया के खिलाफ भी एक्शन होता है, तमाम एक्शन हुए। लेकिन आज की डेट में विपक्ष को क्या मुद्दा इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी की सीटें कम आई और इसलिए बैकफुट पर ले जाने की कोशिश हो रही है बीजेपी को? आपको ऐसा लगता है समीर जी? देखिए रीमा जी, मैं अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे कि सरकार में और अधिकारियों में सामंजस्य नहीं है चीज़ों को लेकर। तो 2007 से लेकर 2012 मायावती का जब शासन था तब बहुत अच्छा सामंजस्य था। 2012 से 2017 तक जब अखिलेश का सामंजस्य था तब अधिकारियों का सरकार का बहुत बढ़िया सामंजस्य था, क्योंकि दोनों मिलकर बराबर लूटते थे और लूट में वो कोई भेदभाव नहीं करते थे। वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी धर्म हो, सबसे पैसा बराबर वसूल होता था। और देखिए 2007 का शासन जब देखा 12 तक का,
तो जनता ने मायावती से पीछा छुड़ाने के लिए अखिलेश को वोट दिया। अखिलेश का जब 5 साल का शासन देखा तो अखिलेश से पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी की सरकार आई। तो 5 साल जब योगी आदित्यनाथ कार्यकाल देखा 2017 से 2022 का, तो यूपी की जनता को लगा कि ऐसा भी शासन हो सकता है कि इतना बेहतर ईमानदारी शासन करने वाला मुख्यमंत्री मिल सकता है, अधिकारी इतने अच्छे से काम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सकता है। तो फिर मैंडेट योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार 2022 के अंदर दिया। तो मुझे लग रहा है अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे, उन्हें तो याद है उनके समय तो भैंस ढूंढने के लिए, आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस जाती थी। आजम खान पर आना ही चाहती थी, और आजम खान के समय कैसे जमीनों पर कब्जा हुआ है, कैसे योगी आदित्यनाथ ने वो जमीनें मुक्त कराई है। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव थोड़ा आजम खान पर प्रकाश डालेंगे तो देश की जनता को भी पता पड़ेगा। और 5 की पंचायत के जो लोग देख रहे हैं, उनके इलाके में भी, उनके घर पे, दुकानों पर सब जगह बुलडोजर चला है, तो मुझे लगा था कि वो मुद्दा आएगा। और थाने में कैसे यादववाद चलता था, गाड़ियों पे यादव लिख लेते थे तो थानेदार हिम्मत नहीं करते थे उस गाड़ी को रोकने की। तो मुझे लग रहा है कि योगी के शासन के आने के बाद जनता को समझ में आया है कि सुशासन कैसा होता है। तो अब धर्मेंद्र यादव की तकलीफ यह है कि अब योगी आदित्यनाथ 2017 में बन गए, 2022 में बन गए, 2019 में जीत गए, अब 2027 से फिर जीतने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है तकलीफ यही है इन लोगों की। अब धर्मेंद्र जी, मेरे ख्याल से एक क्विक रिप्लाई आपका बनता है इस पर। ये आजम खान वाला मुद्दा आ ही गया बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी पीड़ा इस बात की है कि 19 तक तो चले, 22 तक भी चले, पर 24 में नहीं आ पाए। 24 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 37 सीटें हमें दी है, जिसमें अयोध्या की सीट मिली हुई है हमें, उसने जनादेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो नहीं चलेगा। जो छात्रों के साथ धोखा हुआ, पुलिस भर्ती में 60 लाख अभ्यर्थी थे, एसएन सिंह साहब बताएंगे क्या कार्रवाई हुई है, कब अगली भर्ती कराएंगे? जो आजम खान पे तो बोल दो धर्मेंद्र भाई, अभ्यर्थी जो थे उनका अगला परीक्षा कब होगा, पुलिस भर्ती कब होगी, इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी आपसी खींचतान इतनी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो आदेश एक बार शासन ले लेता है अगर उसको वापस ले ले, अगर दूसरे की सरकार होती तो शायद ये बात बोलते थूक के चाट रहे हैं। तो योगी की जो सरकार है वो थूक के चाटने को भी बादशाह स्ट्रोक बोल देती है, और भाई साहब जैसे लोग बैठे उसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं। तो इस बात का तो हमारे पास कोई तर्क नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र, आप सुनिए, अरे आप ही की बात में एक ऐड कर रही हूँ, एक चीज ऐड कर रही हूँ आप ही की बात में। आप तो भूल ही गए, सारा क्रेडिट आप तो कुछ किसी और को दे रहे हो। यहाँ तो पीडीए को क्रेडिट मिलना चाहिए ना, जिसकी बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे थे कि हमारी सीटें पीडीए की वजह से आई हैं। तो सीटें जब पीडीए की वजह से आई तो उसमें सरकार के खिलाफ, सरकार के काम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। तो फिर तो जाति के आधार पर आपकी सीटें आई है ना। पीडीए का आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी, पीडीए के हायर एजुकेशन में जो प्रोफेसर की भर्तियां हैं उसमें आरक्षण नहीं लगाएगी, एनएफएस लगा करके उनको बाहर करने का काम करेगी। जो तो आपकी जीत तो पीडीए की वजह से हुई ना, क्रेडिट तो उसको मिलता है। जातिगत समीकरण जो आपने बिठाया है उसमें सरकार के खिलाफ कहां से मैंडेट हो गया? बता तो रहा हूं मैं, सरकार के खिलाफ मैंडेट ये है कि सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए का होगा। सरकार जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीडीए को लोग लेना नहीं चाहती है, सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए का होगा। तो ये सरकार की गलत नीति नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहां की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो थाने की कर रहे थे, मैं आज आपको आंकड़े बता देता हूं। 1550 थानों में आज भी 750 थानों में एक ही जाति के थाना अध्यक्ष, आप पता कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 75, अब सुन लीजिए, अब जाति का नाम बता दूंगा। सिंह साहब बैठे इन्हीं की जाति है, सिंह साहब की जाति के हैं, सिंह साहब की जाति के हैं, सिंह साहब की जाति के हैं जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के। अच्छा, सुन लीजिए, आज भी 75 जिलों में 22 एसएसपी इन्हीं की जाति के हैं, ये भी जाके पता कर लीजिएगा। कितने डीएम इनकी जाति के भी पता कर लीजिएगा। तो भाई साहब जो बैठे हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कैटलिस्ट की तरह काम ना करे, पॉलिटिकल एनालिस्ट का काम करे, ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं होती है। अगर ये बैलेंस बात करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। आज भी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय मैं जवाब तो दे लूं, पता कर लीजिएगा। जवाब तो दे लूं, रटाई चीज कितनी बार क्योंकि जवाब समीर जी से मांगा गया है, अटैक समीर जी पर किया गया है। समीर जी से एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। समीर जी रिप्लाई कीजिए इनकी बात का। धर्मेंद्र यादव जी, आप गलत आंकड़ा मत दीजिए। आपके शासन में कैसे यादववाद चला ये आपको पता है। थाने चुन चुन कर यादव को दिए जाते थे। आपके शासन में थाने चुन चुन कर यादव को दिए जाते थे, और रामपुर से लेके बाकी जगह कैसे आजम खान पुलिस अधिकारियों को धमकाते थे और कैसे जमीनों पर कब्जा करते थे, सबको पता है। और आप 10 साल का जो भ्रष्टाचार था, मायावती के 5 साल और अखिलेश यादव के 5 साल, योगी आदित्यनाथ को समय लगा उसको साफ करने के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को यूपीए का 10 साल का भ्रष्टाचार साफ करने में 2 शासन निकल गए, वैसे ही 10 साल का निकालने में योगी आदित्यनाथ का एक कार्यकाल निकल गया है। अब उसका असर दिख रहा है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्यकाल कर रहे हैं। और आप देखिए 2027 के अंदर आप देख लेना, अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, कितने सीटें मिली आपको? 10 महापौर में कितने सीट आपको मिली है? 17 में से कितनी मिली?
एक भी महापौर आपका नहीं है समाजवादी पार्टी का, सारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीत के आए। आप बताइए एक भी अरे मिला एक आपको एक करके महापौर बात का? करेंगे भाई, एक एक करके। ब्रेक लेते हैं एसएन सिंह जी, ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। चलिए एसएन सिंह जी, आप ही का रुख करती हूँ, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रीमा जी, हमारे अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी के मित्र को चूंकि यहाँ बताना चाहिए, ऐसे ही कह दीजिए। इनकी चूंकि जो जैसी पढ़ाई लिखाई सुनाई किया रहता है वही चीजें बार बार आती है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एक खासी जाति के थे, ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा, सब तो आपके छोड़ नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है, वो अब वो ये कहने वाले हैं। अच्छी बात, वो आपके नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है, हो सकता है अभी ये वाली बात आ जाए। कहते रहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से जाति धर्म मत मजहब देखकर कार्य नहीं होता है। इनके यहाँ पुरस्कार भी देखेंगी तो जाति देखकर होता है, और विधानसभा लोकसभा का टिकट भी जाति देखकर होता है। मैं करप्शन की बात हो रही थी, मैं 4-5 चीज रीमा जी बताऊंगा, टू दी पॉइंट बताऊंगा। शिक्षा विभाग में 4 बड़े पद होते हैं, चारों रिश्तेदार हो जाते हैं, यादव होने के नाते उन्हीं को भर दिया जाता है। दूसरा बहुत बड़ा करप्शन आप देखी होंगी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टार्च बार के किसी को रात को जमीन दिखाया जाता था कि ये करप्शन वाली जमीन है, ये फ्री में आपको मिल जाएगी। ये भी सब लोगों ने देखा है कि यादव सिंह के लिए भ्रष्टाचारी सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। इन्होंने कहा थूक के चाटने वाली 4 ऐसे चीजें आपको दिखाऊंगा। गायत्री प्रजापति को एक बार हटा दिया जाता है, कौन थूक के चाटता है? हालांकि ये शब्द इनको नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा मुलायम सिंह जी के दबाव में हम गायत्री प्रजापति को मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया आदेश। मुख्यमंत्री जी ने आदेश वापस लिया। शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई इसी बात को की, कौन थूक के चाटता था, कौन क्या करता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को रीमा जी कहा कि अगर ये मुलायम धर्मेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा। ऐसी चीजों को चैनल पर नहीं कहना चाहिए। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय बदला होगा, और देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, जनता हित में अगर कोई फैसला बदला जाता है तो बदला जाना चाहिए। तो फिर तानाशाही और अहंकारी सरकार एक समाजवादी पार्टी की होती है, कांग्रेस धर्मेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा। धर्मेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा, फिर कुछ समझ नहीं आता है। धर्मेंद्र जी हम तो कह रहे हैं अपनी बारी में, धर्मेंद्र जी अपनी बारी में। धर्मेंद्र जी हम कह रहे हैं कि जनता के हित में अगर कोई फैसला वापस लेना पड़ता है तो सरकार को अहम और बहम नहीं पालना चाहिए। वो कांग्रेस की सरकार होती है जिसमें देश में इमरजेंसी लगा देती है, बड़ा पेड़ गिरा के सिखों की हत्याएं करा देती है, और वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती है जिसमें महान मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करा देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई फैसला किसी भी त्रुटिवश हो रहा होगा उसको वापस लेने में क्या दिक्कत? ये जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए कार्य करने वाली सरकार है। तो मुझे लगता है कि अच्छे भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुझे प्रियंका जी से एक सवाल करना था, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र पहले आप रिप्लाई कीजिए, फिर प्रियंका जी का रुख करूंगी। देखिए 10 साल इनको केंद्र में हो गया है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने जनता के लिए क्या किया।
7 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, ये नहीं बता रहे हमने जनता के लिए क्या किया। मैंने कैसे तो 2-3 बताएंगे? बुनियादी सवाल पूछे। कैसे बताना होगा? कैसे बताएंगे? डिफेंस मुझे बताओ कैसे कॉरिडोर, बताएंगे? खाद का कारखाना, भाई अमूल युवाओं की के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा कि जो 7 लाख सबसे पुलिस ज्यादा भर्ती के लोग रोजगार, पीड़ित हैं, किसान सम्मान उनकी पुलिस भर्ती आगे कब सबसे होगी? ज्यादा गन्ना मूल्य का शिक्षकों के भुगतान अटेंडेंस और देने का क्या प्रश्न था, ये 700 बताइए। दंगों पर रोक, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी जिनकी जमीन से कब्जा हटाना, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को जन्नत का सैर कराना। अब भारतीय जनता पार्टी से कितना आप चाहते हैं? तमाम स्वच्छता और सफाई अभियान चलाना, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पैदल सरकार चलाते थे उनके साम्राज्य को नस्तानाबूद करना, जनता यही तो चाहती थी। रीमा जी, जनता ने 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी। चलिए प्रियंका जी का रुख करना होगा मुझे। अब आप लोग ऐसे बीच बीच में बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं प्रियंका जी का रुख करती हूँ। अब प्रियंका जी, 10 सेकंड मुझे दीजिए। अरे सर आप फिर बीच बीच में बोलते हैं ना, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो सिंह साहब को रोकते नहीं है, आपने वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपके समय में प्रियंका जी इतनी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, किसी के बीच में नहीं बोल रही है वो, लेकिन आप लोग कैसे एक दूसरे के बीच में? सारे मदरसे में ऐसे लोग थे। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। एसएन सिंह जी प्लीज, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी ऐसे थे अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी अपनी बारी में, अपनी बारी में। अब प्रियंका जी का रुख करूंगी मैं। प्रियंका जी, भ्रष्टाचार की जब बात आती है, और मैंने इसीलिए आज प्रोग्राम का नाम ही हमारा है भ्रष्ट तंत्र नहीं चलेगा। अब कर्नाटक से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, कम से कम भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस पार्टी जब करती है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग हो रही है, इतनी जल्दी 1.5 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार के इतने मामले आ गए हैं। हिमाचल में कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, केंद्र में जब सरकार थी तब भी एक एक करके इतने मामले आते थे। तो कम से कम भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ इतिहास जिसकी आप बात कर रही थी उस पर फिर बात करनी पड़ेगी। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो मैं पूछूंगी ना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो रोड के गड्ढे हों, चाहे वो रात में बनने वाली रोडें हैं जो सुबह हाथों से फाड़ ली जाती हैं, जो विकास नगर जो लखनऊ का एक मेन पॉश एरिया है, अगर उसकी बात करें तो उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि उसमें एक कार समा गई। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप बताइए, जिन नदियों नालों की ये सुरक्षा की बात करते हैं, कितने जो एसटीपी प्लांट है वो काम कर रहे हैं? जरा पूछिए संसद से। ये नस्ल तो बता लेते हैं कि कौन किसकी कहाँ की नस्ल है, पर इनसे पूछिए एसटीपी प्लांट कितने काम कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछिए, इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि 27 में आप आने वाले नहीं। इनके खुद के लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है यहाँ पर अधिकारी के पैर विधायक छूता है। ऐसी सरकार चला रहे हैं आप। और इनकी जो दिल्ली की सरकार है उसके बुलडोजर का मुंह पता है कहां पर है? बुलडोजर का मुंह भारतीय जनता पार्टी के सीएम की कुर्सी पर है। किस दिन वो बुलडोजर उनके ऊपर चल जाएगा ये पता भी नहीं होगा। इसीलिए जो असुरक्षा की भावना है, जो अस्थिरता की भावना है, उसके साथ ही में उन्होंने इतने सारे बदलाव भी कर डाले। अरे रीमा जी, हरीश राव जी के बयान को याद दिलाइए, कपिल सिब्बल जी के बयान को याद दिला दीजिए, योगी के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयान को याद दिला दीजिए। कैसी कैसी बयान की बात करते हैं। और सभी लोगों ने कहा, भाई हरीश राव जी ने आपके खिलाफ मोर्चा खींचा, राजस्थान के सीएम और डिप्टी सीएम ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला। तो मुझे लगता है अपने घर को पहले देख के आना चाहिए। अगर जुबान से कुछ बोले तो कान सबसे पहले आपका सुनेगा। देखा हुआ एसएन सिंह जी बीच में नहीं प्लीज। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी बोलने की जरूरत नहीं। एसएन सिंह जी, दिखता है कि आप किसी स्कूल से पढ़कर आए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये भैया, आप बताइए कौन से लोगों ने देखा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा कि पंजाब में तो कम से कम अपनी बारी पे बोलिए और दूसरे की बारी पे सुनिए। ऐसा तो है नहीं सबसे ज्यादा समय तो रीमा जी आप ही को दे रही है, क्योंकि जवाबदेही आप ही की है। पर फिर भी आप दूसरों को समय खाते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने इनसिक्योर हैं। आपकी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार इनसिक्योर है, उसी तरीके से आप यहाँ प्रवक्ता इनसिक्योर है, क्योंकि आप बोलने का मौका दूसरों को देना नहीं चाहते। राहुल जी से पूछिए ना कौन इनसिक्योर है। अरे राहुल इनसिक्योर होते हैं तो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी को इतना पानी क्यों पीना पड़ जाता संसद के अंदर, और उनका भाषण क्यों एक्सपंज करना पड़ जाता। इनसिक्योर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है एसएन सिंह जी।
इनसिक्योर यहाँ पर आप दिख रहे हैं, क्योंकि आप बोलने नहीं देना चाहते। आप आज जनता की जवाबदेही नहीं बनना चाहते। जो पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसको अरेस्ट किया आपने? क्यों यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो गुजरात के लोगों को दिए जाते हैं? क्यों वो गुजराती अभी तक नहीं पकड़ा गया? जो पुलिस विभाग के लिए एक मिनट प्लीज, इस तरह से डिबेट मत कीजिए प्लीज। आप लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। अब ये मैं रूल बना रही हूँ और अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, जो आप बात कह रही हैं, एक तो किसी एक स्टेट के बारे में इस तरह टारगेट करना, इसके बारे में पहले भी बहुत बहस हो चुकी है कि गुजरात को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बिहार को क्यों मिल रहा है, किसका हक मारा जा रहा है, किसका नहीं। इस पर बहुत डिटेल हो चुकी है, इस पर सारी बहस खत्म हो चुकी है और सारे मुद्दे इसमें सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, जब आपने ये बात कही पेपर लीक की, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ समीर जी, अरे सुनिए ना, समीर जी उस वक्त सदन में संसद में मौजूद थे, उन्होंने देखा कि जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए पेपर लीक पर तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। तो पेपर लीक पर कम से कम बोलने का हक विपक्ष को इसलिए नहीं है कि जब जवाब आता है तो आप लोग सुनते नहीं है। हर्षद मेहता के पीछे एसएन सिंह जी बीच में रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज। एसएन सिंह जी रनिंग कमेंट्री नहीं करेंगे आप। सवाल जो पूछते हैं उसका जवाब तो एसएन सिंह जी देते हैं। अब बताइए पुलिस कस्टडी में कितनी सबसे ज्यादा डेथ आप जवाब यूपी में क्यों होती? हमने पूछा अभी कल की बात बताइए कि 2 लोगों की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, जिम्मेदारी किसकी है बताएं? आप केवल नाम ले लीजिए, बताएं किसकी जिम्मेदारी? मारुति में किसका शेयर था? मारुति कंपनी लगी, हिस्सेदार परेशान है कि अपनी बहन की डेड बॉडी लेकर 5 किलोमीटर एक व्यक्ति पैदल चलता है तब जाकर कहीं अस्पताल ले जा पाता है या घर वापस ला पाता है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की और आप सो रहे हैं। आप सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के घर तोड़ने में विश्वास रखते हैं। और भगवान का ये न्याय है कि जो आप घर तोड़ने की बात करते हैं आपका खुद का घर नहीं बचता। आज आपकी पार्टी नहीं बच रही है, आपकी पार्टी में पूरी तरह से असंतोष है, जिस तरह से आपकी पार्टी आज असमंजस में फैली। अरे भाई एक मिनट दोनों को हटाइए फ्रेम से। समीर जी 99 नहीं पूरा कर पा रही है, कितनी मुश्किल। बीजेपी के अंदर असंतोष है या नहीं है? एसएन सिंह जी एक तो अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, क्योंकि ये शो का फॉर्मेट ही नहीं है और ये शो में रूल है सब अपनी बारी में बोलते हैं, तो सब लोग अपनी बारी में बोलेंगे। लेकिन समीर जी, ये जो प्रियंका जी कह रही हैं कि असंतोष, अब भाई किसकी पार्टी से लोग टूट कर कहां जा रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है, तो असंतोष की वजह से ही जा रहे होंगे। मुझे नहीं लगता बीजेपी में उत्तर प्रदेश से निकल कर लोग कांग्रेस पार्टी में अभी शामिल हुए हाल के दिनों में, लेकिन कांग्रेस से निकलकर कहां शामिल हो रहे हैं वो सबको दिख रहा है। तो ये असंतोष की पीड़ा जो है ये क्या है? ये देखिए प्रियंका जी, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर रही है, जब उनके विधायकों ने अपने ही राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु संघवी को चुनाव हरवा दिया था। और समाजवादी पार्टी के अंदर तो स्थिति भी वैसी है, जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो इन्हीं के विधायकों ने पाला बदल लिया था इनके उम्मीदवारों के संग। जब पीडीए के अखिलेश यादव बात करते हैं तो टिकट किसको देते हैं? बच्चन और रंजन को। और बच्चन और रंजन कहाँ पीडीए में बैठते हैं वो अखिलेश यादव बताएं। और दूसरे देखिए, जब नेताओं को जब उम्मीद होती है प्रदेश में तो प्रदेश की राजनीति करता है। जब नेता को लगता है कि प्रदेश में मेरे लिए कुछ बचा नहीं तो दिल्ली का रुख करता है। अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता थे, क्यों छोड़कर वो लोकसभा चले गए? उन्होंने छोड़ दिया और अभी पार्टी विपक्ष का नेता तक नहीं बना पाई है। धर्मेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं, बता दें विपक्ष का नेता किसको बनाया है? जब उन्हें पता है कि 2027 में सत्ता की वापसी होने नहीं वाली है, वहां पर वापस योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो अखिलेश ने कहा इससे बेहतर है मैं दिल्ली चला जाता हूं, दिल्ली में कोई अपनी राजनीति देखता हूं। अगर उम्मीद होती है अखिलेश यादव को तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़ते नहीं, वहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में लड़ते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, सत्ता लाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मैं विधानसभा में रहने के बाद भी सरकार लौटेगी नहीं, तो अब मैं दिल्ली का रास्ता निकाल लेता हूं। और आप देखिए दिल्ली चले गए, लेकिन अभी तक किसी को विपक्ष का नेता नहीं बताया। धर्मेंद्र यादव जी बता दें किसको विपक्ष का नेता बनाया? धर्मेंद्र यादव जी, ये एक ही यादव परिवार से पूरे के पूरे परिवार को सांसद बना दिया गया, तो सवाल तो उठेगा ना ये यादव सरनेम को लेकर, या नहीं उठाना चाहिए? रीमा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की जनता के मैंडेट को अगर आप इस तरह से परिभाषित धर्मेंद्र यादव जी, तो हमने चुना है। सुन लीजिए, अब 5 लोकसभा के लोगों ने सिंह जी के ऊपर कटाक्ष किया तो यादव तो आपके सरनेम पर भी लगा हुआ है। अब मेरी बात सुन लीजिए, इस चुनावी प्रक्रिया में कोई यादव भी चुनाव लड़ेगा, कोई ठाकुर भी चुनाव लड़ेगा, जिसको जनता आशीर्वाद देगी। सुन लीजिए, अब सुनिए तो समीर जी, वो कहावत है ना, अरजल गगरी छलकत जाए। अब समीर जी को क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक है, कम से कम थोड़ा सा संतुलन रखिए, जनता देखती है। ऐसा नहीं है तो आप पैगी लगा लीजिए। अब मुझे बता दीजिए कि जब योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आज डिप्टी सीएम दिल्ली, ये बता दें।
ये कहीं से खबर आई है या आपको बीजेपी में टॉप लेवल पर पता चल गया है कि वो हटाए जाएंगे? कैसे पता लग जाता है? ये खबर कहाँ से आती है? बता रहा हूँ ये समीर जी बता दें। अभी डिप्टी सीएम दिल्ली गए हैं, अभी मैंने किसी चैनल पे देखा था, डिप्टी सीएम गए हैं और चैनल के हिसाब से राजनीति नहीं चलती है, तो आपको भी पता है ना। मैं भी ये क्लेम नहीं करती कि चैनल के हिसाब से चलती है राजनीति। इसीलिए चैनल पे नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। चलिए अब एसएन सिंह जी को, अच्छा धर्मेंद्र जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब एसएन सिंह जी की बारी है, वो जवाब देंगे। सबके लिए काम आ रही है, ना मोच काम आ रहा है, ना टोपी काम आ रहा है, ना कलावा काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। जो वाजिब है वही हो रहा है। जब किसी चाचा के कोई रिश्तेदार जा रहे हैं चाचा को लेकर, बार बार सब पूरा चैनल देखा कि भैया इनको छोड़ दीजिए, ये जमीन बड़ी मेहनत से कमाए, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं जमीन ये फर्जी है, जेल में जाते। एसएन सिंह जी सिग्नल्स का इशू है आपके एंड पर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल ठीक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। जी समीर जी पर अटैक था, समीर जी जवाब देंगे। देखिए जो रीमा जी आप जिक्र कर रहे थे कि परिवार में 5 यादव, तो 5 यादव को टिकट दिया जाएगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ अखिलेश यादव ने जो सीट खाली की है अपनी विधानसभा की, वहां से भी इन्हीं के परिवार से कोई चुनाव लड़ने वाला है। बचा कौन है? परिवार में सबको मिल चुका है, कौन बचा है? तेज प्रताप है ना अभी। अच्छा, अभी तेज प्रताप को टिकट देंगे। यादव परिवार में बहुत है, दावेदार बहुत है, उन्हीं को टिकट देने वाले। तो कभी कार्यकर्ताओं की अगर सोच लेंगे तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का भला हो जाएगा। अगर पीडीए की बात करते हैं तो फिर वास्तव में पीडीए का इम्प्लीमेंटेशन करो ना। मोहन सिंह जी थे तब तक मोहन सिंह जी का भी सम्मान था, जी का भी सम्मान था, और सारे लोगों का भी सम्मान था। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान आई है, सिर्फ और सिर्फ यादव, विधायक भी यादव, सांसद भी यादव, प्रवक्ता भी यादव, अपराध करने वाला भी यादव, गाली देने वाला भी यादव, जमीन कब्जा करने वाला भी यादव। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? यादव बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुलायम परिवार का यादव ऐसा कार्य करेगा ऐसा तो नहीं होगा। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष सबको का है, लेकिन ब्लॉक के परिवार का, जिला पंचायत। आपको पता है रीमा जी, जब इनकी सरकार चल रही थी 12 से 17 तक, लाल बत्ती इनके परिवार में 28 लोगों के पास था। मुझे नहीं लगता है संपूर्ण भारत, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत में इतना रहा। चौथी बात में रीमा जी एक लास्ट बात कह के बात को समाप्त करता हूं। आज भी चाहे जीते हो तो भी अपराध, हारे हो तो भी अपराध। इस नाते रीमा जी आप सर्वे करा के पूछ लीजिए, कोई नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में कि कभी भी ऐसी जातिवादी, क्षेत्रवादी, अहंकारवादी, अपहरणवादी, समाजवादी पार्टी की सरकार आए। और मुझे नहीं कभी लगता है कि ऐसे लोगों की रिजल्ट कहता था वैसे उत्तर प्रदेश में आने वाली है। और रही बात अभी हमारी लगे हाथ जो है, हमारी कांग्रेस की बहन को कह लेने दिए। हुआ क्या देखिए, सारे षड्यंत्र सबको मिलाकर, चाहे जो इनको गाली देकर इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनी हो, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ टीएमसी बनी हो, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी बनी हो, सबको इकट्ठा करने के बाद अगर गणित नहीं पढ़ी है तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए। 240 की संख्या मुझे लगता है 98 से ज्यादा होती है। इस नाते अभी भी अपने अहंकार को मिटाइए, अपने अहंकार को मिटाइए और उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र जी आपके पास आती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास और प्रियंका जी से जवाब के लिए आऊंगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल सीधा यही है कि एक बार तो ये कार्ड चल गया जाति का, और कांग्रेस पार्टी के ये 8500 रुपए का गारंटी कार्ड, आपको लगता है बार बार ये सिक्का चल पाएगा या जनता अब समझ चुकी है? हाँ रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातिवादी पार्टी कोई इस देश और दुनिया में नहीं है। अच्छा, भारत सरकार में जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, पहली ऐसी कैबिनेट होगी पूरी दुनिया की जिन्होंने अपने जाति के साथ होर्डिंग्स लगवाए थे पूरे देश के अंदर।
कि हम इस जाति के हैं और हमें ये मंत्रालय मिला है। ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक परंपरा में और इतिहास में पहली बार हुआ होगा। तो ये भारतीय जनता आप पार्टी जाति की नहीं तो मानते परंपरा ही है। आप जाति को नहीं मानते हैं। अब सुनिए, जाति तो हमारे सामाजिक व्यवस्था राहुल गांधी, हमारे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, राहुल गांधी हर किसी, अभी इस दौरान 2024 के चुनाव में हर रैली में हर पत्रकार से उसकी जाति किसने पूछी? राहुल गांधी ने। पत्रकारों से भी पूछ ली जाती, मतलब पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा था। पत्रकार को पिटवा भी दिया था। अब सुनिए, और अगर वो ओबीसी है, अगर वो किसी और जाति के तो वो पिट जाते थे। तो ये किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिक एंड चूज मत कीजिए धर्मेंद्र जी, पिक एंड चूज नहीं, पिक एंड चूज नहीं। हाँ, अब सुनिए तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, सिंह साहब ये कह रहे थे कि ये यादव, इनको यादव से इतनी दिक्कत है। अरे मैं तो कृष्ण वंशज हूँ, मुझे इस बात का गर्व है और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको सिंह सरनेम से दिक्कत है, बाकी लोग कहाँ के हैं? जैसे आपको सिंह सरनेम से दिक्कत थी वैसे ही उनको होगी। रीमा जी, गलत बात है। आप सिंह साहब के बीच में आपने कहा सिंह, आपको सिंह सरनेम से दिक्कत है, आपने कहा। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये भी यादव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, ये बातें भूल जाते हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि जो जनता के ऊट की चोट है, समाजवादी पार्टी की, जो जनता के ऊट की चोट है, वो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी पे असर डाल रही है। लेकिन सिंह साहब को देख के ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग पे भी असर डाल दिया है। ऐसी चोट इनको लगी है 2024 में कि जो आप पूछो कहाँ चले जा रहे हैं। अरे भैया, जनता के बुनियादी मुद्दे पर रहिए। ठीक है, ओके प्रियंका जी, ओके 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 प्रियंका जी, अगस्त के महीने में ओके रिजर्वेशन आप कब लागू कराओगे? ठीक है प्रियंका जी, आप कब कराओगे? क्योंकि बात अब जाति की हो ही रही है। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, अब क्योंकि बात जाति की हो ही रही है तो प्रियंका जी, धर्मेंद्र जी, अगर आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को अब फिर ले जाने वाली है। यानी पूरी तरह से कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण और जाति को ही अब कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। मतलब और कोई मुद्दा नहीं है। आपने जो इतने मुद्दे गिनाए वो मुद्दे नहीं है। आरक्षण जाति यही मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए अब। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कहीं अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं। अब आपने सुना हो तो आप बता रही है, मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। अगर मैं ये बात कह रही होती तो सवाल आप पूछती इस बात। अजय राय जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की तरफ से कहा गया है। नहीं, मैं जवाब उस पर भी दे दूंगी। लेकिन रीमा जी, जरा एसएन सिंह से पूछिए कि इनके बेसिक शिक्षा के एक मंत्री है द्विवेदी जी, उन्होंने अपने भाई को EWS कोटे के तहत प्रोफेसर बना दिया। अब किसका ये खाक है EWS का कोटा? हमने तो प्रधानमंत्री जी के परिवार से पूछा था। प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं, आप भी तो भाई भतीजावाद बोले चले जा रहे थे। हम पे ताला लग गया, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बगले बन जाती है। जवाब दीजिए। अमेठी में जो कंपनियां थी उसमें शेयर क्यों हो गया? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को छूट नहीं मिलती आपकी तरह। और मेरी बारी पर सुनने की आदत डालो। उसको विदेश जो तक ले सरकार जाए। सुन नहीं सकती, ये वो कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर बात होते होते जाति पर आ गई है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये उनको समझ में आ गया है कि हमें बात करनी है तो जाति की करनी है, पीडीए की करनी है, या फिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर चलना है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, या जिस मुद्दे से इस शो की शुरुआत हुई थी, इसका मतलब वो नॉन इश्यूज है। रीमा जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या पिछड़ों और दलितों की बात करना इस देश में अन्याय है? क्या पिछड़े दलित जो मुख्य धारा से, जो विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गए, उन्हें मुख्य धारा में लाने की अगर कोई बात करता है तो किसी को अगर शर्म आती हो तो आया करे, पर हमारे नेता राहुल गांधी को नहीं आती है कि जब उनका हक मार कर दूसरों को दिया जाता है। और इनसे पूछिए, मुंह में मूतने वाले लोग हैं जिन्होंने कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये प्रियंका जी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? अरे ये कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? भाषा लगती है ये बहुत ज्यादा पार्टी करके दिखा रही है। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये? भाषा नहीं है ये, ऐसे नहीं, ये गलत भाषा नहीं, गलत भाषा का इस्तेमाल आप कर रही हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर समीर जी, आगे की रहा उत्तर प्रदेश की, मैं वो बात कह रही हूँ तो आपको बुरी लग रही है, जिसने फेस किया उससे पूछिए जाकर। मतलब 8500 रुपए का जो मैंने एक मुद्दा उठाया समीर जी, वो मुद्दा नॉन इश्यू हो चुका है। पिछड़ों की बात की जाए। प्रियंका जी सुन लीजिए, देखिए लगता है आपको? जवाब
देखिए नहीं, कौन सा जवाब देंगे ये? जिस किस बात का जवाब देंगे? क्या ये झूठ बोल रही हूँ मैं यहाँ बैठ के चैनल पे? सच बोल रही हूँ मैं। ये हकीकत है, राहुल उन्होंने गांधी इसमें कांग्रेस गलती ने बना जिस कर दी तरीके से उन्होंने। 8,500 रुपए टकाटक की जो बात की थी, वो जो झूठा नैरेटिव देश के अंदर चलाया था, मुझे लग रहा है उसका असर हुआ था। और आज जनता जब महिला इनके पास जा रही है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, तो कांग्रेस को जवाब नहीं दे रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, रिमा जी मैं आपको बता दूं, किस पिछड़े समाज से थे इंदिरा गांधी जी? किस पिछड़े समाज से थी? आपको बताना पड़ेगा ना, आपने पिछड़े समाज के लिए क्या किया? 50 साल में पिछड़े समाज का कौन सा प्रधानमंत्री आपने दिया? ये तो आपको पता। आप पिछड़े समाज से बेरोजगार पे भागेंगे। पिछड़े समाज की बात आपने शुरू किया प्रियंका जी, पिछड़े समाज की बात आपने शुरू किया। आज दूरदर्शन पर आपको बता के जाना होगा जवाहरलाल नेहरू जी किस पिछड़े समाज से थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी किस पिछड़े समाज से थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी किस पिछड़े समाज से थे, और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में आपने पिछड़े समाज के लिए क्या किया है? 5 चीजों को आपको बताना होगा। अगर आपने पिछड़े समाज के लिए कुछ किया है तो आपको बताना चाहिए। जनता ने आपको गिरा दिया वहाँ पर। एक मिनट प्रियंका जी, प्रियंका जी, होता है प्रियंका जी, वाकई में प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की ओके ओके प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, बतानी प्रियंका जी, पड़ेगी। एक मिनट ऐसा अपनी सरकार में रहते हुए पिछड़ों के लिए कांग्रेस को क्या किया? प्रियंका जी, ये एक पॉइंट है ना, इसीलिए लगातार जब पत्रकारों को रोक रोक कर, जिसकी बात समीर जी ने कही कि पिटाई तक हो गई पत्रकारों की, उनसे उनकी जाति पूछी गई, उनका धर्म पूछा गया, तमाम चीजें, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे ज्यादा सालों तक किसने राज किया? कांग्रेस पार्टी ने देश पर। सबसे ज्यादा एक समय में राज्यों में सरकारें किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। तो ये आकलन और ये तुलना तो सबसे पहला सवाल आप ही से पूछा जाना चाहिए ना, कि आपने कितनी समानता बनाकर रखी या नहीं रखी, और शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? रीमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर पत्रकारों की बात होगी तो पूछा जाएगा, जो मिड डे मील में जो दिखा देते हैं असलियत, वो पत्रकार जेल भेज दिए जाते हैं। यह है इनकी सरकार का नतीजा। जो इनकी सरकार हकीकत दिखाते हैं ना, उनको ये जेल में डाल देते हैं। और स्टूडियो में जो पत्रकार सवाल करते हैं उनको बैन कर दिया जाता है, वो नहीं बोलेंगे। स्टूडियो से अगर सवाल पूछते हैं कांग्रेस से, उनको बैन कर दिया जाता है। उनकी क्या गलती होती है? वो तो सिर्फ सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनको बैन कर दिया जाता है, उनको गाली दी जाती है। उन पत्रकारों की क्या गलती होती है? अरे रीमा जी, गोदी मीडिया उसको बोलते हैं, हम आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ओके, गोदी मीडिया है। मोदी मीडिया या गोदी मीडिया? आपको नहीं कहा रीमा जी। आप क्यों अपने दिल पे किसी भी पत्रकार को अगर आपने कहा पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, और सवाल पूछने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, सवाल पूछने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं रीमा जी, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, गोदी मीडिया ये तो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ शब्द नहीं है ना, ये जनता का दिया हुआ शब्द है। अब इसमें किसी को बुरा लगता है तो लग जाए। देखने में सुंदर लगता है, बातें कितनी सुंदर कराइए, पत्रकारों के ऊपर भी अन्याय किसने किया? 10 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं वो पार्टी, देश के साथ अन्याय किसने किया? कांग्रेस पार्टी तो देश की जमीनों को लगातार लागू करती जा रही है। जिस दिन से आरक्षण लागू हुआ उस दिन से एक धर्म की तुष्टि करने के लिए संविधान को किसने बदल दिया? संविधान की आत्मा प्रेमबल को कौन बदल दिया? कांग्रेस पार्टी। देश में प्राइवेटाइज करते चले गए, लोगों का हक मार रहे हैं। धर्मांतरण का समर्थन कौन करती है? कांग्रेस पार्टी। देश में कहीं नौकरियां ही नहीं। जितनी भी नौकरियां आप निकाल रहे हैं, अग्निवीर को आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, पुलिस भर्ती है, बाकी सबकी आवाज नहीं जाएगी। मैं समीर जी का रुख कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुनवाई हो पा रही है। सब लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, सुनवाई नहीं है यहाँ। जब मेरी सुनवाई नहीं है तो और किसी की क्या हो गया? अब मैं म्यूट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर करना पड़ता है। पार्टी से नाम नहीं म्यूट करना चाहती। एक मिनट एसएन सिंह जी, प्लीज एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, रनिंग कमेंट्री आपकी बारी में आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दा नहीं समझ में आ रहा। मैंने समीर जी से सवाल किया, सवाल कहाँ पहुंच गया? एक मिनट, अब समीर जी से मेरा सवाल है। समीर जी जो एक मिनट एसएन सिंह जी, समीर जी, मतलब मुद्दा शुरू हुआ भ्रष्टाचार से, मुद्दा शुरू हुआ उन लोगों के घर पर जिनके घर पर बुलडोजर के इतना ज्यादा नैरेटिव बनाया गया, नहीं चला बुलडोजर, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मैं वापस लौटकर अंत में उसी पर आती हूँ। लेकिन ये जो मुद्दा है, ऐसा लगता है कि बस 1 घंटे की शो में हर मुद्दे को उठा देना है देश के, लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी को नहीं उठाना है। तो ये जो पत्रकारों का भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ये क्या है? ठीक है, पत्रकारों के बारे में तो बोलूंगा नहीं, वो तो अक्सर आरोप लगते ही रहते हैं हर डिबेट के अंदर। मेरा एक ना, देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाएगी तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 7 साल के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया है,
आज योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो लॉ एंड ऑर्डर है। जितने उत्तर प्रदेश के अपराधी थी वो तो या तो मारे गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से पोषित अपराधी थे, जिनके प्रति सहानुभूति रखते थे अपराधियों के, और अखिलेश यादव किसके घर पर गए थे? एक अपराधी के मारे जाने पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री सहानुभूति देने के लिए चले जाते हैं, उसके भाई को टिकट देते हैं लोकसभा का। तो मुझे बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध से मुक्त किया है, भय से मुक्त किया है, और आने वाले समय में भ्रष्टाचार से मुक्त भी पूरा उत्तर प्रदेश होने वाला है। धर्मेंद्र, ये तो मुद्दा है ना, इसको आप मानेंगे या नहीं? सीधे सीधे बताइए कि अब वो दौर चला गया जब आतंकवादी को शहीद और जी और सर कहा जाता था, वो दौर तो चला गया ना अब देश से। अब तो आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाता है और उसके कर्मों की उसको सजा भी मिलती है। ये दौर तो उत्तर प्रदेश देख रहा है या नहीं देख रहा है अभी भी? अब रीमा जी सुन लीजिए, हाँ, पिछले 78 दिन में 11 आतंकवादी हमले हुए सिर्फ जम्मू और कश्मीर में। अभी यूपी की बात चल रही थी। अब सुनो तो देश के अब उत्तर प्रदेश की बात से आप कहां पहुंच गए? नहीं, अब आतंकवादी की बात करें तो आप डरने लगी। लेकिन यूपी की मैंने बात पूछी थी, यूपी में माफिया राज खत्म हुआ या नहीं हुआ? शहीद कोई यूपी का हो चाहे यूपी से बाहर का शहीद तो शहीद है ना। आप शहीद की बात कर रही थी, आतंकवादी की बात कर रही थी कि आतंकवादी को शहीद कहना बंद किया, आतंकवादी को छोड़ा गया है मुख्यमंत्री की बेटी को। आतंकवादी की जाति को कश्मीर में, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि जिनके बेटे शहीद होते हैं उनको शहीद क्या जाति है, क्या धर्म है, उसके बात क्यों नहीं करते हैं? आप अपना से जो कर रहे हैं कि आज के बाद भ्रष्ट तंत्र नहीं चलेगा, इसका मतलब आज तक भ्रष्ट तंत्र नहीं जाति की तो नहीं है। अगर योगी सरकार में दिक्कत हो रही है धर्मेंद्र जी। अरे सहारनपुर में, मेरठ में, रामपुर में, कानपुर में बहुत सारे मदरसे थे, आतंकवादी मिले थे। सिमी का समर्थन आपकी सरकार करती थी। जो आदमी वाराणसी में, कानपुर में, अयोध्या में विस्फोट की घटना को अंजाम दिया आपकी सरकार। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर एसएससी जी, एक सेकेंड। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव सुनिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक तो आधी अधूरी जानकारी नेशनल टीवी पर बैठकर नहीं देनी चाहिए। अग्निवीर को लेकर रक्षा मंत्री और आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से बयान आ चुका है। अब देश के शहीदों को शर्मिंदा मत कीजिए, सेना को शर्मिंदा मत कीजिए, सेना को झुठलाइए मत, सेना के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। यही मैं कहूंगी। उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, आप अग्निवीर पर लेकर आ गए। अब सेना से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, उन्होंने बता दिया है हकीकत क्या थी, फिर भी आपको वहीं पर आपकी सुई अटकी हुई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब सुनो 10 सेकंड दो मुझे। राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि अग्निवीर शहीद को 1 करोड़ रुपया दिया गया। जब उसके पिताजी से पूछा गया शहीद के, उसने बोला हमें 1 रुपया नहीं मिला। तो सेना ने बयान दे दिया, उसके बाद दिया गया। सेना का बयान आ चुका, उसके बाद विश्वास नहीं है। सेना का बयान आ चुका, उसके बाद सेना का बयान आ चुका है, उस पर विश्वास नहीं है। सेना के बयान पर सेना ने बयान दे दिया अधिकृत रूप से उसको। शहीदों को की मदद नहीं कर सकते हैं, क्यों झूठ बोले? मुझे बता दीजिए। अगर आपका पैसा नहीं है बता दीजिए, देश के लोग दे देंगे। अगर आपका संवेदना नहीं हो बता दीजिए, हम दे देंगे। सेना ने पूरा बता दिया कितना पैसा गया है। क्या करेंगे मुझे बताइए ना। मुझे राहुल गांधी झूठ बोलेंगे, अखिलेश यादव उसका समर्थन करेंगे। झूठ क्या बोलते मुझे बताइए ना। 1 करोड़ 52 लाख रुपए, 1 करोड़ 52 लाख रुपए, सुनिए पहले। 1 करोड़ 52 लाख रुपए धर्मेंद्र यादव जी, 1 करोड़ 52 लाख रुपए। आप प्लीज सेना का अपमान मत करिए। उनके पिताजी को मैं नहीं बोलने दूंगी सेना के बारे में कुछ। नहीं, उनके पिताजी को नहीं पता था क्या? उनके पिताजी को भी पता है, उनके पिताजी का बयान भी आया है, पूरी डिटेल भी आई है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी आई है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब मेरे पास वक्त नहीं है। फाइनल कमेंट हसन सिंह। देखिए, मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी और हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, निश्चित तौर पे कहूंगा कि जेल बेल सबके बीच में बोलते रहे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार का कमाया हुआ धन जो गमले में गोभी उठा करके 4 करोड़ रुपया कमाए थे, वो खर्च हो गया। तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन भारत की जनता चुनती है योगी जी और मोदी जी को, ना कि प्रियंका जी चुनी है। सेना के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, सेना के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। सेना के बारे में गलत बोलने का अंजाम बहुत गलत होता है। सेना के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए भ्रष्टाचार पर लगाम अगर कसी जाएगी तो वो कसी जाएगी, और उसको लेकर कहीं कोई सवाल होना नहीं चाहिए और सवाल भटकाना भी नहीं चाहिए। लेकिन खैर, राजनीति शायद इसी को कहते हैं। लेकिन हम आपको जरा कुछ खास तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं, जहां पर कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में जो एक पारंपरिक हलवा समारोह होता है, वो
संपन्न हो गया है और इससे बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का एक आखिरी चरण माना जाता है। और इसी रस्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा भी बांटा। ये समारोह हर साल होने वाली एक रस्म है जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा भी जाता है। हर बार की तरह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आयोजित किया गया आज भी ये समारोह। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हुए। वास्तव में परंपरागत बजट कार्यक्रम है जिसे बजट को अंतिम रूप देने से पहले मनाया जाता है। और एक और बात दिलचस्प है कि हलवा रस्म केंद्र सरकार के बजट की तैयारी में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग रखने की एक प्रक्रिया है। यानी बाहर की दुनिया से अब वो पूरी तरह से अलग थलग होते हैं। यानी आज से लेकर जब ये हलवा सेरेमनी होती है, आज से लेकर जब तक कि बजट पेश नहीं कर दिया जाता है, ये सभी कर्मचारी इसी बेसमेंट में जो वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक है यहीं पर रहते हैं, अपने घर बार से दूर। इन लोगों के पास कोई संपर्क का भी एक तरीके से सामग्री नहीं होती है। तो ये हलवा सेरेमनी यानी बजट को लेकर अब शुरुआत हो गई है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।